पता है 1996 में आपने सीपीआईएम में आए थे, कॉमरेडी शुरू की थी। 1996 से लेकर अब तक काफ़ी वर्ष आपने दे दिए। हर साल संघर्ष होता है, 200 दिन हर साल आपके खराब होते हैं। वोट में तब्दील नहीं हो पाते, कभी दुःख नहीं होता, कभी मन नहीं कचोटता, 5वें नंबर पर एक बार, तीसरे नंबर। अब की बार क्या उम्मीद करते हैं कौन-सा नंबर? नंबर की उम्मीद तो एक नंबर की होती है। हर कोई कामरेड नहीं बनना चाहता, क्योंकि कामरेड के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। आप कामरेड क्यों बने? एक किसान आंदोलन में आप 2.5 महीने जेल में रहे। जेल में कैसा समय बीता? कौन लोग मिले थे आपको और कैसा वहाँ लगा नहीं भी आप 2.5 महीने रह के वो कैसा कैसा रहा जेल का सफ़र? कभी मन नहीं किया अभी सीपीआईएम में क्या रखा है, राजस्थान में कभी सत्ता में आ नहीं रही, तो मन नहीं किया कभी इधर-उधर जाने? जब से सोशल मीडिया आया है, उसके बाद कहीं लगता नहीं भी आंदोलन सोशल मीडिया पर रह गया हो? अगर आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करते हो, भीड़, पब्लिक यानी सर कम गिनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई आंदोलन करता है। बेटी का नाम क्रांति क्यों रखा, वो भी सवाल का जवाब दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा बेटी के साथ क्यों पहुँचे? जो सरकारी खरीद रघुवीर बहुत जी, ही मांग। रघुवीर जी अगर उम्र की बात करूँ तो क्या हो? 48 हो गई साहब। कित कितने साल, आखिरी सवाल, कितने साल और रघुवीर संघर्ष करेगा? अक्सर एक कड़वा सवाल है, अक्सर कामरेडों को एक आरोप लगता है कि 2 दिन आंदोलन किया, फिर आंदोलन उठा लेते हैं, 4 दिन आंदोलन किया, फिर उठा लेते हैं। तो ये आरोप आपको, इस आरोप को कितना सही मानते हैं? राजस्थान में चुनावों का वक़्त जो चल रहा है, चुनाव अभी मतदान होना बाकी है राजस्थान में, हालाँकि कई राज्यों में मतदान हो चुके हैं। राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होने हैं। एक ऐसा चेहरा हनुमानगढ़ में जिसे हर रोज अगर यूं कहा जाए भी कलेक्ट्रेट पे देखा जाता है या कलेक्ट्रेट में धरने प्रदर्शन में देखा जाता है। हम फील्ड में थे तो हमसे पूछा गया, लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो संघर्ष में रहे हैं और जनता के बीच रहे हैं। हालांकि संघर्ष और जनता के बीच में अगर कॉमरेड जहां शब्द आ जाता है तो वहां पर अपने आप जनता के साथ जुड़ाव हो जाता है। लेकिन हमारे साथ रघुवीर वर्मा है, सीपीआईएम के यहाँ के प्रत्याशी हैं और हनुमानगढ़ से ये लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार ये 5वें नंबर पर रहे थे और एक बार तीसरे नंबर पर रहे थे। रघुवीर जी, पहली बार जब आपने चुनाव लड़ा उसके बाद से एक बार 5 बार, 5वें नंबर पर, एक बार तीसरे नंबर, अब की बार क्या उम्मीद करते हैं कौन सा नंबर? नंबर की उम्मीद तो एक नंबर की होती है। और जो भी बच्चा पेपर देने जाता है, पढ़ता है, वो ये सोचता है कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आए। और हमने भी पूरे 5 साल जनता के पेपर की पढ़ाई की है और अब पेपर देने का काम भी जनता का है और वो हमें पास करेगी तो हम जरूर फर्स्ट क्लास से पास होंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। हर कोई कामरेड नहीं बनना चाहता, क्योंकि कामरेड के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। आप कामरेड क्यों बने? असल में ये कॉलेज टाइम की है। हम जब छात्र राजनीति में आए तो वहाँ उस दौर में शहीद आजम भगत सिंह जैसे विचारकों को हमने पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा। पढ़ने के बाद में लगा कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और इस व्यवस्था बदलने में छात्र राजनीति से ही हम इसमें जुड़ गए और कम्युनिस्ट बन गए। और ये प्रयास है कि हम जो लोग राजनीति में आए वो राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए और उसी कस्म में आज लगे हुए हैं। आपने देखा होगा चुनाव में लोग बहुत रुपए लगा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले हैं, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही है, 500 गाड़ियों के काफिले एक साथ निकल रहे हैं उम्मीदवारों के। ये अलग बात है, कानून बना रखा है 3 से 4 से गाड़ियां ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये व्यवस्था हमने नहीं की है। हमने कहा भी हम जो जनता के बीच में रहे, इसलिए हमें कोई डर नहीं है कि इतनी गाड़ियों काफिले 200 लोगों को साथ लेके चले। हम अकेले जाते हैं, जनता को अपनी बात बताते हैं और इस बात की खुशी भी है कि पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे संघर्षों को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है उनको, क्योंकि वही लोग थे जो संघर्षों में साथ थे, वो आज हमारे साथ खड़े हैं। क्या कामरेड के जीवन में आपने कभी सोचा नहीं, कांग्रेस पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, बीजेपी प्रमुख पार्टी है, अब तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल आ गया है। कभी मन नहीं किया अभी सीपीआईएम में क्या रखा है, राजस्थान में कभी सत्ता में आ नहीं रही, तो मन नहीं किया कभी इधर-उधर जाने? देखो साहब, मैंने तो पहले ही कहा ना, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। हम वो लोग हैं जो व्यवस्था बदलाव के अंदर विश्वास रखते हैं। हमने कोई एमएलए बनने के लिए या पंच प्रमुख सरपंच बनने के लिए नहीं आए हैं। हम तो इस व्यवस्था को बदलाव के लोग हैं। ये लोकतंत्र का एक पार्ट है चुनाव।
और इस लोकतंत्र में हमारा बहुत ही गाढ़ रूप से लगाव है। इसलिए लोकतंत्र के ज़रिए ही हम अपनी बात जनता के बीच में लेके जाते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि वो एक इस चुनाव को आंदोलन समझे, इसमें जुड़े। और जो दूसरी पार्टियों में जाने के बाद क्या रखा है, सब चोर ठगों की पार्टियों में क्या करना है, अपनी ईमानदार पार्टी है, ईमानदार लोग हैं। और बहुत ही आज आप मुखर्जी कॉलोनी में जाओ या किसी भी कॉलोनी में जो कच्ची बस्ती की है और कहीं भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पता करो कि ये जो शहर में वोट मांग रहे हैं प्रमुख दलों के, निर्दलीय के, उन लोगों को 350 रुपये से लेके 450 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता भूखा प्यासा घूम रहा है, वो कार्यकर्ता ही घूम रहा है, हमने कोई किराए पर नहीं लाए हैं लोगों को। और बहुत से लोग इस तरह के खर्चे कर रहे हैं जिससे कि ये लगे कि उनका माहौल हो, क्योंकि वो जनता में रहे नहीं है। इसलिए हमारी उस व्यवस्था में भरोसा नहीं है, इसलिए वहां जाने का सवाल ही नहीं। जैसे हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो 365 दिन होते हैं साल के, लगभग 150 से 200 दिन आपको कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए या फिर यूं के दरी बिछाते हुए या फिर एक आंदोलन खड़ा करते हुए गुजर जाते हैं। तो 200 दिन आप जिस जनता के लिए जाते हो वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाता? यही कुछ कमियां रह जाती है, कुछ हम जनता को बता नहीं पाते हैं कि, और कुछ ऐसा डेकोरम बन जाता है जातिवाद का, धर्म का, पैसे का। उस डेकोरम में हम कहीं फिट नहीं होते हैं, हमारी वहां जगह नहीं है। मैं पूरे 1 साल वकालत करता हूँ, मैं कोर्ट नहीं गया पूरे 1 साल, और बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान हुआ जब 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला। आप सब लोगों ने देखा, आप हमारे साथ ही रहे, चाहे वो 26 जनवरी की परेड हो, किस तरह से वहां लोगों पर पत्थरबाजी हुई उसका भी, और बाद में लगातार तंबुओं में, सर्दी में, गर्मी में। मैं पर्सनली, मेरी पार्टी और मैं तो वहां ही रहा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं 1 साल कोर्ट नहीं गया, मेरी वकालत को मैंने एक साइड में रख दिया, किनारे पर रख दिया, और आर्थिक रूप से मेरे को भयंकर नुकसान हुआ, और आज भी हो रहा है कि वकालत का काम ऐसा ही है। लेकिन अफसोस जब होता है, मैं कुछ गांव में जाता हूँ, जो जो लोग मेरे साथ तंबुओं में रहे, जो उस दौर में मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे, मेरे को बड़ा अच्छा मानते थे, और आज कोई ना कोई बहाना लेकर इसको हराना है, उसको जिताना है, इसको हराना है, उसको जिताना है, इसलिए कॉमरेड आपके साथ हम नहीं आएंगे। तो इसका थोड़ा अफसोस होता है कि लोग इस तरह की व्यवस्था में फंस जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसका वेरिएंट बहुत ही खतरनाक था, और कितने लोग मरे हैं उसमें कोई अंदाजा ही नहीं है। अपने शमशान घाट वाले जो हैं उसके इंचार्ज, उनसे पूछना कि जंक्शन के शमशान घाट में भी नंबर नहीं आता था, रात तक नंबर आता था। और यही हॉस्पिटलों के आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं। उस दौर में वो किसान आंदोलन था, और हम लोगों के गांव में जाते थे, लोग हमसे दूरियां मनाते थे कि ये कहीं कोरोना ना ले आए। हमने हमारे जीवन के बारे में भी नहीं सोचा, हमने कहा अभी ये खेती को बचाना है, खेती बचेगी, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, छोटा व्यापारी वही तो बचेगा। सवाल था कि खेती बचाने के लिए आप भागे सबसे, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ तो ऐसे बेल्ट है जिसे कृषि प्रधान जिले कहा जाता है और राइस बेल्ट भी है। यहाँ तो अपने नरमा भी खूब होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कभी मन कचोटता नहीं भी हम संघर्ष कर रहे हैं जिनके लिए आज आज जैसा कि मेरे को जहाँ तक पता है 1996 में आपने सीपीआईएम में आए थे, कॉमरेडी शुरू की थी 1996 से लेकर अब तक काफी वर्ष आपने दे दिए। हर साल संघर्ष होता है, 200 दिन हर साल आपके खराब होते हैं, वोट में तब्दील नहीं हो पाते, कभी दुख नहीं होता, कभी मन नहीं कचोटता? देखो ऐसा है कि अफसोस होता है, दुख भी होता है कि क्या कमी रह गई, जो हमारे साथ थे या हम जिनके साथ थे, वो लोग छोटे स्वार्थ के पीछे या छोटी सोच के पीछे अपनी जगह हिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुंडा गांव है एक, वहाँ गरीब घरों के मकान तोड़ दिए पूर्व मंत्री के शैप, सारे डर के बैठ गए, हम लड़े, 6 महीने तक लड़ते रहे। और जिसका मकान टूटा है वो तो मेरे साथ है, लेकिन और जो लोग थे इस आंदोलन में,
जो मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, मेरे को प्रेरित भी करने में लगे थे भी अपने को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने तो लड़नी थी, गरीब आदमी का मकान किसी ने तोड़ा है। लेकिन आज वो लोग जिस तरह से पीठ दिखा के गए हैं, तो दुःख तो होता है, अफ़सोस भी होता है। वो ऐसे लोगों को मेरा संदेश यही है कि अगर आप संघर्ष करने वाले लोगों को इस तरह व्यवहार करोगे उनके साथ, उनसे चुनाव में दूरियां बनाओगे, तो संघर्ष का रास्ता कठिन रास्ता है और उस पर आने वाले लोग आएंगे नहीं, और वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे इलाके के लिए है। गांव में लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, भी कामरेडों को कुछ ना कुछ देते रहो, जिंदा रखो। अगर कामरेड गए तो कौन नहरी पानी की बात करेगा, कौन किसानी की बात करेगा, कौन नरेगा मजदूर की बात करेगा, कौन अनाज मंडी के मजदूर की बात करेगा, रिक्शा वाले की बात करेगा, ऑटो वाले की बात करेगा। ये जो तबका है जिसके बारे में सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं लोगों को, ये उसकी बात किसान कर। आंदोलन में आप 2.5 महीने जेल में रहे। जेल में कैसा समय बीता? कौन लोग मिले थे आपको और कैसा वहाँ लगा नहीं भी आप 2.5 महीने रह के वो कैसा कैसा रहा जेल का सफर? इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का आंदोलन था, और कामरेड सोपत सिंह जी उस वक्त जिंदा थे। क्या कामरेड जेल के अंदर भी परिवर्तन मन परिवर्तन करते रहते हैं? हाँ, जेल का जब हम गए, चूरू जेल में मैं रहा 2.5 महीने की, तो वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ज्यादातर हमने जो क्रांतिकारी लोग हैं, शहीद भगत सिंह, चे गोरा, लेनिन, बाबा साहब, इनका बहुत अध्ययन किया। और ये जो कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहे हैं, उतने तो अपने है ही नहीं। जेल आंदोलनकारियों के लिए जेल मुश्किल जगह नहीं है। ये महसूस करते हैं जो घर के आदी हो जाते हैं, जो बड़े एसी रूम में रहने वाले हैं, या सुविधाजनक है, आजकल टॉयलेट भी अटैच बनाते हैं लोग। जेल में तो लंबी कतारें लगती है जब नंबर आता है आपका टॉयलेट के लिए। तो 2.5 महीने हमने तो, वो मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हमने क्रांतिकारियों को पढ़ लिया। इसलिए हमारे लिए जेल, आज भी हम जेल जाना पड़े तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़े कोई आंदोलन जो आपने लड़ा हो और उसमें आपकी जीत हुई? देखो, आंदोलनों में काफी जगह हमारी जीत हुई, और बड़े ही हैं साहब। भाखड़ा का 2002 के नहर का आंदोलन, जिसमें मैं बीकानेर जेल में रहा था, वो बड़ा था। हमारे जो पास के 5 पंचायतें हैं, करीब 20 गांव हैं जिनका टोल नहीं लगता है, डब्ल्यू ठान का, वो टोल हमने हटाने का काम किया। वो एक बड़ा आंदोलन मैं मानता हूँ। गांव जंडाली में अनाधिकृत रूप से टाइम लिमिट पूरे होने के बावजूद भी टोल नाका चल रहा था, जिसको हटाने का काम हमने किया था। ये ऐसे आंदोलन है, एक बच्ची को, दलित बच्ची को न्याय दिलाने का है, उसमें गिरफ्तारियां हुई है, लोगों के साथ हमारी दुश्मनी हुई है, नशा के कारोबारियों के खिलाफ लड़े हैं, उसमें हमारी दुश्मनी हुई है। तो हम लड़े हैं, और ये बड़े आंदोलनों में है जो समाज को एक नई दिशा देने वाले आंदोलन थे। पिछले काफी समय से जब सोशल मीडिया ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, जब से सोशल मीडिया आया है, उसके बाद कहीं लगता नहीं भी आंदोलन सोशल मीडिया पर रह गया हो? अगर आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करते हो, भीड़, पब्लिक यानी सर कम गिनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई आंदोलन करता सोशल मीडिया में हमारी कमजोरी है, और वो शौक भी, वो आदत भी नहीं है कि सारा दिन मोबाइल के अंदर लगे रहें। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि आप जिस वर्ग के लिए, समाज के लिए आप कर रहे हो, वहां तक आपकी बात पहुंचे। और बात पहुंचाने का जरिए ये है कि सोशल मीडिया, आज आप उसको ये कह सकते हो कि उसकी छानबीन कर सकते हो कि सच्चाई क्या है। टीवी जो चैनल हैं या न्यूज़पेपर हैं, उनकी ऊपर लोगों का प्रश्न चिन्ह लगे, और सोशल मीडिया में आप हो नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है, तो आपकी बात जनता तक जाए कहीं? प्रोग्राम में तो क्या 2,000 5,000 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लाखों लोगों तक बात जाती है। और हम प्रयास भी करते हैं भी सोशल मीडिया के जरिए हमारी बात पहुंचे। आप जैसे लोग हमारी बात को पहुंचाते हैं। आपका कोई आंदोलन का वीडियो होगा, उस पे 2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक व्यू आते हैं। वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रहते हैं। जब आंदोलन होता है तो वो ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं आ पाते? ये क्या जिस सोशल मीडिया का प्रभाव कहें या क्या कहें भी, वो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे क्रांति या आज़ादी लाना चाहते देखो, सोशल मीडिया की तो एक इवेंट हो गया।
मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि आपके फेसबुक पेज को हम फॉलोवर बढ़ा देंगे, आपका व्यू बढ़ा देंगे और आपकी पूरी विधानसभा में आपकी बात को लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं करेंगे और ये हमारे करैक्टर के अंदर है नहीं। जैसे हैं वैसे दिखना चाहिए। और जो लोग इसके ऊपर लाइक करते हैं, व्यू है, उनसे भी मेरा ये कहना है कि जितना समय आप निकालें, वो आप उसके लिए एक काम जरूर करें, ये कि सड़क पर भी आए। और एक महान हस्ती ने एक बात की थी कि जब विधानसभा और संसद आपकी बात नहीं सुने, तो सड़क इंतजार नहीं करना चाहिए पीढ़ियों को और सड़क पर अपनी आवाज रखनी चाहिए। और यही हम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के फॉलोवर है, उनसे भी मैं हमारा निवेदन है कि वो कुछ ना कुछ इसकी तरफ, आंदोलन की तरफ ध्यान दे। हर दिन हम जैसे नामांकन भरने के दौरान आप अचानक अपनी बेटी के साथ पहुंचे, बेटी का नाम शायद क्रांति है। बेटी का नाम क्रांति क्यों रखा, वो भी सवाल का जवाब दीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा बेटी के साथ क्यों पहुंचे। ऐसा है कि देखो, कोई भी पिता है उसका लगाव अपनी बेटी से रहता है, बेटे से ज्यादा बेटी से रहता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो ही लगाव होता है कि उसको ले आए। और जो लोग बेटी बचाओ की बात कहते हैं और जो लोगों में एक संदेश देना होता है कि देखो, कहने से नहीं, उसको धरातल पर लागू करो। हम कुछ चीजों को विश्वास जिन चीजों में करते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि वो चीजें अपने जीवन में लागू करें। जैसे आप देख रहे हो, बिनती कड़िया नहीं है, चैन नहीं है, सिंपल गाड़ी में रहते हैं। हम लोग कहते हैं हमारा कम्युनिस्ट करेक्टर है ये। लोग उसको पसंद करे नहीं करे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा कमीज यहाँ से फटा हुआ था, क्या चल तो रहा है ना। अगर अपने वो ही ताम झाम कर लेंगे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे पैसे वाली पार्टियों की या पैसे वाले लोगों की तरह, फिर समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो बदलाव चाहता है, जो ये देखता है फिर उनमें और हमें क्या फर्क है। हमारी ये फर्क की लाइन है। और असल में मेरी बच्ची का नाम क्रांति इसलिए भी रखा गया कि उस वक्त मैं जेल में था जब वो पैदा हुई। चूरू जेल में था मैं। तो सबने कहा भी क्रांति आ गई है, तो उसके बाद उसका नाम क्रांति हो गया। वो जब कॉलेज में स्कूल में गई तो उसका नाम थोड़ा बदल दिया, क्योंकि वो बच्ची थी, उसको मजाक में कुछ कह देते थे बच्चे स्कूल के, तो उसका नाम फिर कुछ चेंज किया। फिर उसको लगा कि जब वो बड़ी हुई कि नहीं, नाम ये मेरा बहुत ही ठीक है, तो अब वो उससे कोई नाम पूछता है, वो कहती है मेरा नाम क्रांति है। और लोग कहते हैं भी आपके घर पे क्रांति है। हम चाहते हैं कि समाज, क्रांति का मतलब ये है समूचा बदलाव, पूर्ण बदलाव, उसके लिए। मजदूरों की अगर संख्या बात करें, आपके तो उंगलियों पे गिने हुए मजदूर की बात करें, बट्टा मजदूर की बात करें, सीटू में आपके तमाम संगठन है, कितने होंगे। 1000-1500 तो मजदूर है सीटू से जुड़े हुए। क्या वो सारे यहीं के हैं या बाहर के हैं। नहीं, बाहर के भी हैं, यहीं के भी हैं, यहाँ के ज्यादा हैं। जो भट्टे पर मजदूर आता है वो तो 6 महीने के लिए आता है, अनाज मंडी में आता है वो थोड़े टाइम के लिए आता है। लेकिन लगभग ज्यादातर अब जो बाहर से आया हुआ मजदूर था वो यहीं सेटल हो गया है, क्योंकि उसके रोजगार की व्यवस्था यहाँ बढ़ गया है। उसको वेतन, उसका जो मजदूरी है वो कुछ है। और जहाँ अपनी यूनियनें नहीं है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, उनके मुकाबले यहाँ ज्यादा है। अक्सर एक कड़वा सवाल है, अक्सर कामरेडों को एक आरोप लगता है कि 2 दिन आंदोलन किया, फिर आंदोलन उठा लेते हैं, 4 दिन आंदोलन किया फिर उठा लेते हैं। तो ये आरोप आपको, इस आरोप को कितना सही मानते नहीं नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं है। आंदोलन में अगर समझौता हो जाता है तो वो उठाना ही होता है। आंदोलन में आपकी मांग मानी जाती है तो आंदोलन, आंदोलन करने के लिए आंदोलन नहीं किया जाता है साहब। आंदोलन किसी डिमांड के लिए किया जाता है। और वो डिमांड आपकी पूरी हो जाए, आपकी मांग पूरी हो जाए, तो उसको पूरा करना चाहिए। अभी पिछली दीपावली को, दीपावली के एक दिन पहले, जोड़किया गांव के एक बच्चे ने सुसाइड किया। और सुसाइड करने के बाद में वो लोगों ने बॉडी रख दी वहां। तो मैं भी वहां चला गया, मेरे को ही बुला लिया। तो दीपावली का दिन, रामनवमी का दिन तक वो बॉडी वहीं रही। मुलजिमों को के जो थे उनको राउंड अप करने का जो सवाल था, पूछताछ करने का, फरार करने का जो सवाल था, इस पर लड़े। 4 दिन बाद उसको पुलिस ने पकड़ा, राउंड अप किया, पूछताछ की। अब फिर हम धरना लगाए बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? फिर जब वो आ गए, व्यक्ति आ गए, नहर में पानी आ गया, फिर भी आप धरना लगाओगे?
हमारे कुछ हैं ऐसे, हमारी पार्टी में तो नहीं है, लेकिन बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बार वार्ता हो गई, बातचीत तय हो गई, फिर 2 दिन बैठे रहते हैं, फिर उसी बात पर मान कर खड़े हो जाते हैं। तो लोगों में ये संदेश चला जाता है, यार ये तो बात परसों हो रही थी, फिर दोबारा क्यों? ऐसे किसान संगठन यहाँ बने अभी, जिनकी 10 बार वार्ता हो जाए, वो बाहर आके फिर मुकर जाते हैं। तो उससे लोगों का ये मानना है कि जो भी आंदोलन करते हैं वो कामरेड करते हैं। लेकिन ऐसे भी संगठन है जिनका कोई मतलब नहीं है, जो वार्ता करने के बाद अभी कृषि उपज मंडी में नरमे की खरीद को लेकर 6 दौर की वार्ता हुई। मैं गया, उसमें तय हो गया, मैंने कहा ये तय हो गया, ठीक है, मैं आ गया। उसके बाद में भी वो दोबारा धरना लगा के बैठ गए, कहा नहीं ये दोबारा लिखित में दो, तो लिखित में दे दिया, तब को भी ये करो वो करो। ऐसे लोगों के कारण हम जैसे जो ईमानदार आंदोलनकारी है वो बदनाम होते हैं, और इस चीजों से हम बचने के प्रयास करते हैं। और डिमांड पूरी होने के बाद में धरना लगाना कोई शौक थोड़ी होता, बहुत परेशान है सर। सबसे आखिरी सवाल, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। आपने हनुमानगढ़ के लिए क्या अपना मैनिफेस्टो जारी किया? क्या मतलब हनुमानगढ़ के लिए क्या मेरा सोचा है वो आपने? पड़ा है अंदर है, वो लाना भाई, साथ ही अंदर से पंपलेट लाना, शहरी ग्रामीण। हमारा बहुत सी चीजें हैं, मैं अगर बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मुख्य है रोजगार। रोजगार के लिए मील है, स्पिनिंग मिल को शुरू कराने का है, राइस जो मिल है वो लगाने का है, शुगर मिल लगाने का। 3 हमारे ये यहाँ रोजगार के केंद्र बने। एजुकेशन में हमारा ये है कि जो लॉ का गवर्नमेंट कॉलेज, बीएड गवर्नमेंट कॉलेज, बीएसटीसी गवर्नमेंट कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा किसान हॉस्टल बनने चाहिए, ग्रामीण हॉस्टल बनने चाहिए, ताकि गांव से आने वाला बच्चा है वो उन हॉस्टलों में रह सके। ये हमारा एजुकेशन के मामले में सोचना है। इसके अलावा जो रोजगार का बता दिया मैंने, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर ये है कि जो ग्रामीण एरिया है चाहे शहरी एरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो उनकी डॉक्टरों की संख्या पूरी रहे। और जहाँ जरूरत है, अगर जहाँ 500 की 1000 की आबादी है तो वहाँ भी उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। और ग्रामीण एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, ग्रामीण ये हो। शहर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पे खुले, ये एक मेडिकल कॉलेज में छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग नहीं जाएंगे, उनका नंबर ही नहीं आएगा। जो और जो हॉस्पिटल है उनको मजबूत करना है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो खाली पड़े हैं पद, उनको वो नहीं रखेंगे हम। इसके अलावा टोल मुक्त हनुमानगढ़ बनाना है, चारों तरफ टोल है वो हटना चाहिए। नशा है उसके खिलाफ हमारी लगाम लगाने की है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का है, नए थाने खोलने का है, ताकि इस क्षेत्र को हम बचा सकें। जो भूमाफिया हैं उनको जो ईमानदार लोग हैं उनको परेशान करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट में स्पेशल जो कोर्ट है वो खुले, ताकि लोगों को न्याय मिले। ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में। और तो नहरी क्षेत्र को मजबूत करना है, राइस बेल्ट घोषित करवाना है, अनाज मंडियों के अंदर जो सरकारी खरीद, बहुत सी मांगे। रघुवीर जी, अगर उम्र की बात करूं तो क्या होगा? 48 हो गई साहब। कित, कितने साल, आखिरी सवाल, कितने साल और रघुवीर संघर्ष करेगा? देखो संघर्ष तो जब तक जीवित है हम करेंगे। बात चुनाव की है, वो परिस्थितियां समय देखते हैं। संघर्ष के लिए तो हमारे कामरेड एहतराम जी बेनीवाल हैं, 93 साल के हैं। अभी गुलाबी सुंडी का प्रकोप आया तो वो भावे हेतराम जी को तो एक बार जनता ने विधायक बना दिया। और उनको बना दिया तो हमें बना देगी, नहीं बनाएगी तो क्या है। हम विधायक बनने के लिए आए ही नहीं है, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। अगर जनता बनाएगी, बलवान को बना दिया, सोपत को बना देगी, मंगेश को इस बार बना देगी, ये सारे युवा साथी जाएंगे, तो हम कहते हैं हनुमानगढ़ी जनता से हमें बनाए। ये अच्छी बात है कि उनकी आवाज उठेगी। और उनको नहीं जचेगा तो फिर देखेंगे, परिस्थितियां देखेंगे। ये थे कॉमरेड रघुवीर वर्मा, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया, इनके निजी जिंदगी को भी टटोलने का प्रयास किया। इसके अलावा जिस प्रकार से इनका मैनिफेस्टो की बात करें, या तमाम वो चीज जो ये संघर्ष कर रहे थे, या वो चीज जो ये कह रहे थे और जो जनता के लिए करना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को हमने खंगालने का प्रयास किया। हमने काफी ऐसे सवाल भी किए जो कहीं ना कहीं इनकी निजी जिंदगी पर सवाल खड़े करते हैं। इन्होंने उनका भी साफगोई से जवाब दिया। अब ये देखना रहेगा अभी हनुमानगढ़ में जिस प्रकार 25 तारीख को मतदान होना है, और उसके बाद 3 तारीख को सबका भविष्य जो ईवीएम से बाहर आएगा,
उसमें रघुवीर वर्मा के लिए क्या परिणाम लेकर आते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, हनुमानगढ़।